नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। बिहार में बाढ़ दिन पर दिन विकराल होती जा रही है। हमने आपको एक स्कूल को 10 सेकंड में बाढ़ के पानी में समाते हुए दिखाया था। आज हम आपको महज 5 सेकंड, यह महज 5 सेकंड की वो भयावह मंजर दिखाने जा रहे हैं जो बाढ़ प्रभावित इलाके की है। बाढ़ को चुनौती देता वीडियो, बाढ़ से खिलवाड़ का वीडियो, बाढ़ के खौफ को बताता वीडियो, 5 सेकेंड और चुनौती खत्म। ये वीडियो आपको सचेत करे, ये वीडियो आपको हर लापरवाही का अंजाम बताएगी। ये वीडियो बताएगी कि आपकी चंद लापरवाही महज 5 सेकेंड में ही सब कुछ तबाह कर सकती है। अब तक आपने देखा होगा कि कैसे 10 सेकेंड में बाढ़ के पानी में स्कूल की इमारत समा गई, पर पूर्वी चंपारण का यह वीडियो सबक है उस सनक का जिसमें सिर्फ लापरवाही है और अंजाम भी है कि महज 5 सेकेंड में कैसे बाढ़ के पानी में सब कुछ तबाह हो सकता है। खैर, इस वीडियो में पिकअप वैन ड्राइवर की लापरवाही से पानी में सिर्फ पिकअप वैन ही समाया है और ड्राइवर बाल बाल बच गया। अब आपको इस वीडियो की जानकारी भी दे देते हैं। दरअसल प्याज लेकर ये पिकअप वैन चालक रास्ते की ओर बढ़ रहा था। बीच रास्ते में सामना बाढ़ के पानी से हुआ, उस बाढ़ से जिसके आगे अभी सभी लोग नतमस्तक पड़े हुए हैं। पर वीडियो देख लग रहा है कि पिकअप वैन के चालक को शायद सनक पड़ी थी बाढ़ से सामना करने की, और उसकी यही सनक भारी पड़ गई। जिंदगी तो बच गई, पर जिंदगी जीने का जुगाड़ बाढ़ ने छीन लिया। मुकेश सिन्हा, न्यूज़ 18, मोतिहारी। तो बाढ़ में इस तरह की खिलवाड़ बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। हमारी भी अपील है कि अगर बाढ़ आपके आसपास है, बाढ़ का पानी है, तो वहां जाने से परहेज करें, वहां अपनी गाड़ी ले जाने से परहेज करें। इस तरह की खिलवाड़ जानलेवा हो सकती है। आगे बढ़ते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि दो देशों के बीच के संबंध को जोड़ने का काम एक चचरी का पुल करता है। जी हां, यह सही है। बिहार के करौली में इंडो नेपाल बॉर्डर पर बना एक चचरी का पुल भारत और नेपाल के लोगों के बीच संबंध स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। भारत और नेपाल के बीच तनाव की बात कही जाती है, लेकिन एक बात जान कर आप हैरान रह जाएंगे कि सिर्फ एक चचरी का जो पुल है वो दोनों देशों के संबंधों को बनाता है। जी हाँ, सिर्फ एक चचरी पुल के सहारे दोनों देशों के जो लोग हैं एक दूसरे के साथ जाते हैं, मिलते हैं, आना जानी करते हैं और वहां से मार्केटिंग भी करते हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं कि मैं जहां पे खड़ा हूं ये भारत का, बिहार का कुनौली जगह है और इसके ठीक सामने ये जो नदी देख रहे हैं ये नदी गारो नदी है जो भारत और नेपाल को जो है वो डिवाइड करती है। और आपको सामने जरा देखिए कि विराज भंसार कार्यालय है, वही जिसको हम लोग कस्टम ड्यूटी कहते हैं, वहां पे कस्टम लगता है। और इन दोनों देशों के बीच सिर्फ ये एक चचरी का पुल जो है वो कमजोर सा आप देख रहे हैं कि यहाँ के जो लोग हैं जब उनको सामान लाने के लिए जाते हैं या कहीं पे जाए उनके रिश्तेदार है जाते हैं, तो ये एक चचरी का जो पुल है वही एक सहारा है और इस चचरी के सहारे जो है वो नेपाल पहुंचते हैं। तो ये संबंधों को जोड़ करके रखने का इससे अनोखा जो तस्वीर है वो आपने कभी नहीं देखी होगी। आप देख सकते हैं कि नेपाल की जो पुलिस है वहां पे है, कस्टम ड्यूटी का जो ऑफिस है वहां पे है, यहाँ से कस्टम ड्यूटी लगती है। यहाँ पे जो लोग हैं जो यहाँ से आना जाना करते हैं, अच्छा, ये देख करके बड़ा सुखद अनुभव भी होता है और बड़ा चौंकाने वाला होता है कि एक चचरी का जो पुल है आप लोगों के लिए दोनों देशों का संबंध कायम करने वाला है। जी, ये इसी पुल से हम लोग नेपाल जाते हैं, नेपाल का आदमी इंडिया आता है, यहाँ से खरीद बिक्री करता है। अभी फिर हाल कोरोना के लेके बॉर्डर सील है, इस वक्त आना जाना बंद है। सब आगे पीछे से जिस तरह किसी तरह के सामान खरीदता है। ये भंसार जो है यहाँ कस्टम कटता है, इसका रूट जो है बॉर्डर से है, बॉर्डर से सामान आके यहाँ भंसार में कट के नेपाल चले जाता है। तो यहाँ पे टैक्स कटता है और फिर हाँ, टैक्स कटता है। हाँ,
तो ये मतलब आप लोगों के गांव के लिए इकलौता ये जो छतरी इकलौता पुल है, टूटा हुआ है, प्रत्येक साल टूटता है। आप लोगों के लिए इकलौता एक ही पुल है जो कहीं का रास्ता नहीं है, बस यही एक रास्ता माध्यम है जो हम लोग यहाँ से जाते आते रहते हैं। अपना जो संबंधी है, कोई बिजनेस है या कोई आर पार करने वाला कोई सामान है, तो इसी से हम लोग आना जाना, इसी बस इकलौता यही एक पुल है जो भी क्षतिग्रस्त हो चुका है, ना कोई व्यवस्था है, यही से हम लोग एक देखिए यहाँ पे कुनौली का इस बॉर्डर पे ये इस अनोखी तस्वीर को कि जो दोनों देशों के संबंध को सिर्फ और सिर्फ इस चचरी के सहारे जिंदा रखा गया है। और ये एक पुरानी जो चचरी है वही एकमात्र रास्ता है जो दोनों देशों के संबंध को कायम करता है। यहाँ के जो लोग हैं वो आते और जाते हैं। कैमरा पर्सन दीपक के साथ रवि एस नारायण, न्यूज 18, इंडो नेपाल बॉर्डर। मोतिहारी बेतिया रेलखंड के सुगौली रेलवे स्टेशन की रेल पटरी पर बाढ़ का पानी चढ़ गया है। पानी करीब 2 फीट में बह रहा है। हालांकि रेलवे ट्रैक पर पानी चढ़ने से रेलवे प्रशासन ने सुगौली होकर गुजरने वाली सभी ट्रेनों के परिचालन पर रोक लगा दी। वहीं बाढ़ से परेशान ग्रामीण स्टेशन को ही अपना आशियाना बना चुके हैं। होने के कारण सब लोग रेलवे गुमटी पर बसा हुआ है पानी के कारण। रास्ता पूरा अवरुद्ध है। गांव 3 गो दक्षिणी छपरा बास में आ सकता है। अभी तक कोई सरकारी सहायता उपलब्ध नहीं हुआ है। बाढ़ के आ जाने के कारण से जितने गांव के लोग हैं उनको बहुत तबाही परेशानी हुआ है और इसी के चलते सब लोग जो भी हैं इधर उधर अपना जहां माने शरण देकर व्यवस्था लगाए हैं। और लगातार हो रही बारिश से पूर्वी चंपारण के सभी इलाके जलमग्न हो गए हैं। कहीं बाढ़ तो कहीं जलजमाव की स्थिति होने से लोग परेशान हैं। सबसे बुरी स्थिति मोतिहारी नगर के बीचों बीच स्थित सदर अस्पताल की है, जहां पूरा अस्पताल परिसर तालाब में तब्दील हो गया है। जलजमाव से जमे पानी की निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसे में मरीजों को घुटने भर तक पानी में चलकर इलाज कराना मजबूरी हो गया है। 2 से 3 फीट पानी विगत 5-8 रोज से अस्पताल परिसर में लगा हुआ है। जिले के महिला और पुरुष को आने में काफ़ी परेशानी है। कोई बीमार पड़ के घर में ही रह जा रहे हैं, मर जा रहे हैं, लेकिन अस्पताल में कोई आने का हिम्मत नहीं जुटा रहा है। वहीं गंडक नदी के चंपारण तटबंध के टूटने के बाद पूर्वी चंपारण और गोपालगंज के डीएम ने संयुक्त रूप से क्षति के आकलन और राहत सहायता सामग्रियों को पहुंचाने के मार्ग का हवाई सर्वेक्षण किया। हवाई सर्वेक्षण के तत्काल बाद पूर्वी चंपारण के डीएम शीर्षत कपिल अशोक बाढ़ प्रभावित इलाकों में मोटर बोट से सर्वे के लिए निकल गए और कई इलाकों का उन्होंने जायजा लिया। डीएम ने बाढ़ पीड़ित ग्रामीणों के बीच राहत सामग्री पहुंचाने के रास्तों का भी मुआयना किया। साथ ही कम्युनिटी किचन में बन रहे खाने को भी देखा। डीएम ने प्रशासन की तरफ से हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। यहाँ पे हवाई सर्वेक्षण जो किया गया था उसमें पानी का बहाव किस तरफ बढ़ रहा है इसका आकलन एक हो गया। फसल क्षति का भी आकलन हो रहा है। एनडीआरएफ का ऑपरेशंस कहाँ का किस एरिया में ज़रूरत है उसका भी जानकारी एक फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मिल गया है। किशनगंज में महानंदा नदी का प्रकोप जारी है। न्यूज 18 की टीम उस जगह पहुंची जहां कभी 250 गरीब लोगों का बसेरा था, लेकिन अब वो गांव 95% पानी में समा चुका है। गांव के लोग नदी पार कर सड़क पर शरण लिए हुए हैं। इस गांव में बस एक स्कूल बचा है जो कभी न कभी महानंदा में समा ही जाएगा। यहाँ के लोगों की जमीन कट गई, घर बार उजड़ गया। अब ये लोग सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि सरकार इन्हें जमीन देकर बसा दे। ग्राउंड जीरो से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी आशीष सिन्हा। अभी हम खड़े हैं बलियाडंगा के प्राइमरी स्कूल में, जहां पे जो कटाव के कगार पे पूरी तरह से बसा हुआ है। अभी यहाँ के गांव का 75% कटाव हो चुका है। अब स्कूल भी कटने के कगार पे है। यहाँ के गांव का जाने आने का मात्र साधन नाव ही है। यहाँ ग्रामीण से बात करते हैं, कैसे हालात हैं, क्या कुछ किया गया है। जी, ये तो पहले स्कूल बलियाडंगा में आता है, किशनगंज डिस्ट्रिक्ट के। यहाँ पहले स्कूल चलता था जब बाढ़ का मतलब रोड था। अभी जो रोड था वो कट चुका है। कैसे कटा? मतलब रोड महानंदा के कटाव से अभी जो कटान हुआ इसी में कटा ना? इसी में कट चुका है। अभी फिलहाल स्कूल में कोई संपर्क नहीं है। आप एक ही संपर्क बचता है कि नाव से आना है। नाव से हम लोग फिलहाल अभी यहाँ देखने आए स्कूल। हम भी मतलब उस गांव के हैं। इस गांव में बहुत दिक्कत है, यहाँ बलियाडंगा वाले को लेकर खास करके। सर हम लोग जो है यहाँ पर बहुत स्थिति खराब है हम लोग का और बहुत कठिनाई में है। बहुत लोग को पार कर चुके हैं और नाव भी जो है, नाव वाला भी इनकार चले जाता है कभी कभी, तो हम लोग यहीं पर रुक जाते हैं। और माल जाल जो है, माल जाल को टपाना बहुत मुश्किल भारी है।
बीच में हम बात करते हैं, ये हमारे साथ जो ग्रामीण है उनका कहना है कि कटान से बहुत परेशानी है। 75% आदमी यहाँ से जा चुके हैं। ये जो नहीं भी गए हैं तो इनकी समस्या है कि इनके साथ माल जाल है और बहुत ऐसे सामान है जिसको ले जाना संभव नहीं हो पा रहा है। जिनका कहना है कि बड़ा नाव का सरकार व्यवस्था कर दे और उस पार हम लोग को ले जाके कहीं भी बसा दे, हम कमा के खा लेंगे, लेकिन कम से कम यहाँ से जाने का जुगाड़ कर दे। आशीष सिन्हा, न्यूज 18 किशनगंज। और इस सब के बीच शनिवार को बिहार कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें 18 एजेंडों पर मुहर लगी। कैबिनेट ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया जिसमें सरकारी कर्मी की कोरोना से मौत पर पारिवारिक वेतन मिलेगा। लेकिन इस दौरान सबसे महत्वपूर्ण और बड़ी खबर यह रही कि सीएम नीतीश कुमार ने अधिकारियों की जमकर क्लास लगाई, खासतौर पर स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव की। सीएम नीतीश को आया गुस्सा। कैबिनेट की बैठक में गुस्साए सीएम। प्रधान सचिव की जमकर लगाई क्लास। स्वास्थ्य मंत्री की शिकायत पर भड़के। कोरोना काल के बीच शनिवार को नीतीश कैबिनेट की अहम बैठक हुई जिसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई और सरकार ने 18 एजेंडों पर मुहर लगा दी। लेकिन बैठक के दौरान ही स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने अपने विभाग के प्रधान सचिव की शिकायत मुख्यमंत्री से कर दी, जिसके बाद सीएम नीतीश कुमार आग बबूला हो गए और प्रधान सचिव उदय सिंह कुमावत की जमकर क्लास लगा दी। सीएम ने यहां तक कह दिया कि अगर आपसे नहीं संभल रहा है तो आप छोड़ दीजिए। मंगल पांडे ने सीएम से शिकायत की थी कि अधिकारी अपनी मनमानी कर रहे हैं। कैबिनेट में तमाम मंत्रियों और अधिकारियों के सामने ही प्रधान सचिव उदय सिंह कुमावत की खूब फजीहत हुई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कुमावत को साफ तौर पर कह दिया कि राज्य के अंदर आरटीपीसी हर दिन 20,000 नहीं हुआ तो एक्शन लेंगे। मुख्यमंत्री इस बात पर नाराज थे कि स्वास्थ्य विभाग की विफलता के कारण उनके 14 साल के कामकाज पर सवाल उठ रहे हैं। उन्होंने साफ कह दिया कि अगर हालात नहीं सुधरे तो वो जल्द ही स्वास्थ्य विभाग के काम की समीक्षा करेंगे और गड़बड़ी करने वालों पर एक्शन लेंगे। आनंद अमृतराज, न्यूज 18 पटना। और बड़ी खबर कैबिनेट की बैठक से जुड़ी हुई। कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया। 8 डॉक्टरों की सेवा बर्खास्त कर दी गई। सीतामढ़ी के डॉक्टर संजीव कुमार निलंबित कर दिए गए। छपरा के 2 डॉक्टर सेवा से बर्खास्त किए गए हैं। इन डॉक्टरों पर अनुपस्थित रहने का आरोप है। लगातार महामारी में भी ये डॉक्टर सेवा नहीं दे रहे थे, लेकिन सरकार लगातार इन डॉक्टरों पर नजर रख रही थी। कई वर्षों से ये डॉक्टर अनुपस्थित थे और आज अब कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया। कल इन सभी डॉक्टरों को बर्खास्त कर दिया गया। 8 डॉक्टरों की सेवा को बर्खास्त किया गया। जाहिर है बाकी डॉक्टरों को भी कड़ा संदेश कि आप ड्यूटी नहीं करेंगे तो आपके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। हाजीपुर सदर अस्पताल के नवजात शिशु गहन चिकित्सा केंद्र में तैनात एक डॉक्टर के कोरोना पॉजिटिव होने से अस्पताल में हड़कंप मच गया है। दरअसल डॉक्टर ने देर रात तक अस्पताल में ड्यूटी की और कई लोगों के संपर्क में आए, लेकिन अचानक वो पता चलता है कि वो कोरोना पॉजिटिव हैं। जैसे हम ड्यूटी है 8:30 बजे रात में, हमारी नाइट ड्यूटी है। 8:30 बजे ग्रुप में मैसेज आया कि अरविंद सर, डॉक्टर अरविंद सर जो कोरोना पॉजिटिव है। तो हम कंफर्मेशन के लिए विजय सर जो ऑन ड्यूटी डॉक्टर हैं उनसे हम लोग कंफर्म किए, तो वो कंफर्म पूरा कर दिए। तो हमें इस बात का डर है क्योंकि हम उनके साथ इवनिंग ड्यूटी में डायरेक्ट कांटेक्ट में आए हुए थे, कल की बात है। और इसलिए क्योंकि मेरे पास 1 ईयर का बेबी है, अगर हमको होता है तो हमारे बच्चे को हो जाएगा। डॉक्टर ने रात में नाइट ड्यूटी उन्होंने की है और सुबह 8 साढ़े 8 बजे तक वो यहाँ थे। तो अभी पता चल रहा है कि वो कोरोना पॉजिटिव है। तो इस बीच में जितने स्टाफ लोग थे और जितने स्टाफ नाइट ड्यूटी वो डरे हुए हैं, प्लस हम खुद मेरी ड्यूटी आज 2 बजे से मैं ड्यूटी में लगातार 2 बजे से हूँ, वो मैं डरा हुआ कि ऐसा क्या हो गया और उनको पॉजिटिव हो गया। तो अब ये दिमाग में डर है कि उन डॉक्टर साहब इसी रूम में थे और रात भर इसी रूम में रहे हैं। तो बिहार में कोरोना लगातार अपना पांव पसार रहा है। शनिवार को 2803 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले, जिसके बाद बिहार में मरीजों की कुल संख्या 36,314 हो गई। वहीं पटना के नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कोरोना पॉजिटिव 4 और कोरोना संदिग्ध 3 मरीजों की मौत हो गई। ऐसे में कुल अब तक 232 मरीजों की मौत हो चुकी है। हालांकि राज्य सरकार का दावा है कि कोरोना से निपटने के लिए युद्ध स्तर पर काम किए जा रहे हैं। बेतिया में कोरोना संकट के बीच बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। लॉकडाउन के बीच शहर में खुलेआम सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं।
देखिए तस्वीरों में यहाँ बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम उमड़ा है और लोग नागपंचमी के दिन हर साल की तरह जुलूस निकाल रहे हैं। कोरोना संकट में इस तरह का जुलूस कितना भारी पड़ सकता है, शायद इसका अंदाजा इन लोगों को नहीं है। बिहार में जबकि पूर्ण लॉकडाउन है, ऐसे में इस तरह की तस्वीर प्रशासन पर और लोगों पर कई सवाल खड़े कर रहा है। और बिहार में कोरोना मरीजों के आंकड़ों में तेजी से इजाफा हो रहा है तो अस्पतालों पर भी दबाव बढ़ रहा है। मरीजों के इलाज में कोई लापरवाही नहीं हो, इसे लेकर अब स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे खुद एक्शन में दिख रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री की माने तो मरीजों को कोई शिकायत ना हो, इसके लिए बेहतर इंतजाम किए जा रहे हैं। पीपीई किट लगाकर आप अस्पताल में एंट्री करते हैं, चर्चा हो जाती है कि मंत्री जी पीपीई किट लगाकर अस्पताल में घुसते हैं, तो क्या ये सिलसिला अभी फिलहाल लग रहा है कि जारी रहेगा? नहीं, देखिए, जहां जरूरत होगी पीपीई किट पहन के मरीजों से मिलने का, वहां पीपीई किट पहन के मरीजों से मिलेंगे। जहां जरूरत होगी वहां के अधीक्षक, प्रिंसिपल, डायरेक्टर के साथ मीटिंग करने का, वो मीटिंग करेंगे। तो जिस अस्पताल में जहां जैसी जरूरत महसूस की जाएगी उस तरीके से करूंगा। उद्देश्य है हमारी सरकार का, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का, कि हम लोगों की बेहतर सेवा कर सके। जनता से क्या भरोसा दिलाएंगे आप? जो मरीज आपको देख रहे हैं न्यूज़ 18 के माध्यम से, उनसे आप क्या भरोसा देंगे कि अगर एक भी शिकायत अस्पतालों में मिलती है तो मंत्री जी अब कार्यालय में नहीं बल्कि सीधा अस्पताल कूच करेंगे? नहीं, मैंने उसके लिए भी व्यवस्था बनाई हुई है। 104 हमारा नंबर है। फिर टेलीमेडिसिन के लिए 80 10 11 12 13 का नंबर है, जिस पर मिस्ड कॉल देते हैं लोग, उपचार के लिए आते हैं। फिर पीएमसीएच और एनएमसीएच जैसे अस्पतालों के लिए कंट्रोल रूम बनवाया है, उसका नंबर जारी किया है। तो जहां भी इस सारे जगहों पर, और हमारे सभी सिविल सर्जन्स के नंबर विज्ञापित किए हुए हैं, उन सारे जगहों पर मरीज अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, कठिनाइयां बता सकते हैं, और मेरे तक भी जिन कठिनाइयों के बारे में पता लगता है या समस्याओं का, उसके निराकरण का तत्क्षण में प्रयास करता हूं। वहीं लॉकडाउन को लेकर सासाराम ने लोग लगातार लापरवाही बरत रहे हैं, जिसे लेकर जिला प्रशासन ने सख्ती दिखाना शुरू कर दिया है। सासाराम के पोस्ट ऑफिस चौराहे पर मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में बेवजह सड़क पर घूमने वाले लोगों को दंडित किया गया। साथ ही बिना मास्क के निकले लोगों से जुर्माने की वसूली की गई। इस दौरान दंडाधिकारी ने लोगों को कान पकड़कर उठक बैठक भी कराया। ये तस्वीरें देख सकते हैं आप, किस तरह लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले लोगों को प्रशासन ने सजा दी। लगातार इस तरह की खबरें आ रही हैं कि लोग लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं, वहीं बेवजह लोग सड़क पर निकल रहे हैं, जिसे लेकर जिला प्रशासन ने सख्ती दिखाना शुरू कर दिया है। इस तरह की तस्वीरों के मतलब यही है कि लोग भी भारी लापरवाही बरत रहे हैं, इसलिए बिहार में आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। हमारी भी अपील है कि आप खुद लॉकडाउन का पालन करें, जरूरी ना हो तो घरों से बाहर ना निकलें, नियमों का पालन करें, क्योंकि ये आपकी ही सुरक्षा, आपकी ही जिंदगी के लिए है। होम आइसोलेशन में रह रहे कोरोना पॉजिटिव मरीजों को अब डॉक्टरी सहायता और दवा की कमी नहीं होगी, बल्कि सरकार की तरफ से ऐसे मरीजों के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। एसिम्प्टोमेटिक मरीजों को घर पर ही मेडिसिन किट और 2 लेयर मास्क मुहैया कराए जा रहे हैं, जहां आशा कार्यकर्ता समय समय पर विजिट कर रही हैं। मेडिकल किट में अगर कहें तो हम लोग विटामिन सी का टैबलेट दे रहे हैं, बी कॉम्प्लेक्स जिंक के साथ है वो दे रहे हैं, पैरासीटामोल, अजिथ्रोमाइसिन टैबलेट दे रहे हैं। लेकिन उनके साथ ही साथ हम लोग किस परिस्थिति में इन दवाओं का सेवन करना है इसके बारे में भी एक पर्ची दे रहे हैं। साथ ही साथ किसी भी तरह की चिकित्सीय परामर्श के लिए 104 पर कॉल करने या जो हमारा टेलीमेडिसिन का एक नंबर है 80 10 11 12 13, उस पर कॉल करके चिकित्सीय परामर्श प्राप्त करने का उनको अनुरोध कर रहे हैं। और बड़ी खबर बेगूसराय से, जहां लाखों थाना क्षेत्र में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां NH 31 पर एक स्कॉर्पियो ने अपना संतुलन खो दिया, जिसके बाद 4 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि एक की स्थिति गंभीर बनी हुई है। पुलिस के मुताबिक गाड़ी की रफ्तार काफी तेज थी, जिसके चलते ये बड़ा हादसा हुआ। तो रफ्तार ने लगाई जिंदगी पर ब्रेक। बेगूसराय में ये बड़ा हादसा, सड़क हादसे में 4 की मौत हुई है। बेगूसराय से ये बड़ी खबर, जहां सड़क हादसे में 4 की मौत हुई है, एक की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। रफ्तार ने जिंदगी पर ब्रेक लगाई, तेज रफ्तार स्कॉर्पियो पलटने से यह हादसा हुआ।